Hello friends, welcome to XIS PT365 revision classes for environment. Two classes we have already finished. This is going to be our third class, and the most important topic, that was the climate change, we have finished it, right? And also the biodiversity aspect. Today what we are going to study is pollution, and next would be sustainable development, and then we'll see whatever is left, we'll try to manage it. काफी जल्दी आप लोगों की जो भी classes है, I'll see, since we have promised that it is going to be revision in a speedy manner, we do not promote any kind of PhD because it's not even required, so we will be delivering on the same. So that would be our mantra and motto. You all already know it. So let's just start without wasting any time further. See, last class में what I started was air quality management exchange program. See, I have told you about something called air quality management exchange platform. ये किसने launch किया है? It is launched by Clean Climate and Clean Air Coalition. तो देखो, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम दिस टॉपिक इज दैट CCAC क्लीन एयर फ्लैगशिप कंट्रीब्यूट करता है किस चीज में? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली 6 रेजोल्यूशन. तो यानी कि आप इतना याद रख सकते हो कि एयर क्वालिटी या एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इज समवेयर रिलेटेड टू UNEA6 रेजोल्यूशन. इसी तरह से ना रिलेट करके पढ़ा जाता है. सो दे माइट आस्क यू क्वेश्चंस कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली का जो 6 सेशन था उसमें रेजोल्यूशन 10 में फोकस किया गया था एयर क्वालिटी पे, राइट? वैसे ही आप WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस भी देख सकते हैं, क्योंकि WHO क्या करता है ना, वो एक लिमिट सेट करता है अलग अलग एयर पोल्यूटेंट्स की. तो हम लोग अगर पोल्यूशन कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट पोल्यूशन फॉर सम टाइम. लाइक सी, पोल्यूशन जो है ना, देयर वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन हम सुनते आ रहे हैं. देन वी ऑल्सो रीड अबाउट वाटर पोल्यूशन, वी रीड अबाउट सॉइल पोल्यूशन. नाउअडेज वी रीड अबाउट ई वेस्ट, ये भी एक पोल्यूशन है. उसके अलावा वी ऑल्सो रीड अबाउट प्लास्टिक पोल्यूशन. We'll read about it also. अभी पढ़ेंगे आगे प्लास्टिक पोल्यूशन. और अभी आपको नॉइज पोल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा. There is something called light pollution as well. ये एक नया कॉन्सेप्ट है. People were not aware about it, but now people are taking heed of this topic, that is light pollution. ये अलग अलग चीजें हैं. उसी में हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट एयर पोल्यूशन. तो एयर पोल्यूशन में अलग अलग पॉल्यूटेंट्स हैं. दीज आर द पॉल्यूटेंट दैट इवेंचुअली पोल्यूट द इन्वायरमेंट. तो इसमें आप लोग को पर्टिकुलेट मैटर, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीजें जो हैं ये आपके एयर पोल्यूटेंट होते हैं. तो इसके लिए लिमिट सेट करती है WHO और उसकी एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है. उसके अलावा यू शुड नो अबाउट नाइट्रस ऑक्साइड असेसमेंट रिपोर्ट. नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्मूला क्या होती है? N2O. NO2 इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसकी असेसमेंट रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है? वी शुड नो द पब्लिशिंग अथॉरिटी, दैट इज CCAC एंड FAO. वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट FAO एंड CCAC आल्सो. नाइट्रस ऑक्साइड में यू शुड नो दैट द एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस. सी, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मैन मेड. ठीक है, तो मैनमेड एमिशंस जो नाइट्रस ऑक्साइड की है, दैट हैज बीन इंक्रीज्ड. डेटा इफ यू डोंट रिमेंबर, इट्स ऑल राइट. यू शुड नो अबाउट नाइट्रस ऑक्साइड. क्या प्रॉपर्टीज है? इट्स ओडरलेस, कलरलेस, नॉन फ्लेमेबल, यूज फॉर एनेस्थेसिया एंड थेराप्यूटिक बेनिफिट्स. जब भी आपने कुछ, अगर आप लोग वेब पर रहते हो तो आप लोगों ने देखा होगा, जब भी किसी तरह के डेंटिस्ट के पास आप जाते हो फॉर सम सॉर्ट ऑफ सर्जरी, तो क्या किया जाता है ना, दे गिव दिस काइंड ऑफ एनेस्थीसिया विच इज मेड अप फ्रॉम नाइट्रस ऑक्साइड. इसमें क्या होता है कि सर्जरी बिकम्स ईजियर, यू डू नॉट फील द पेन. तो थेराप्यूटिक इफेक्ट्स है. ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात की जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड से 273 टाइम्स ज्यादा पोटेंशियल है. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्ट. डायरेक्ट क्वेश्चन माइट कम फ्रॉम दिस टॉपिक. उसके बाद फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन. सी, लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड दैट इंडिया हैज बिकम द हाईएस्ट एमिटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. Surpassing which country? Surpassing China. We have become highest emitter. India has become after surpassing China. So sulfur dioxide is one of the air pollutant we know. तो sulfur dioxide को remove करना जरूरी है. To remove it, Ministry of Environment, Forest and Climate Change has made it mandatory for all coal-based thermal power plant to install flue gas desulfurization. अभी आपको समझ में आ रहा है कि this flue gas desulfurization is used to remove sulfur. One thing you should know that ये coal-based thermal power plant है, उससे
SO2 रिलीज होती है. इट इज वन ऑफ द PYQs. यूपीएससी ने एक PYQ भी पूछा था कि सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज होती है, तो उसमें आपके थर्मल पावर प्लांट्स भी थे. सो यू शुड रिलेट द टॉपिक लाइक दिस. अभी देखो, फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन के भी 3 टाइप होते हैं. एक ड्राई सॉर्बेंट होता है जिसमें लाइमस्टोन इंजेक्ट करते हैं. देन देयर इज वेट लाइमस्टोन बेस्ड क्राइटेरिया एंड थर्ड इज सी वाटर बेस्ड. ये सारे जो है वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट होते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव क्यों करना है, तो उसके लिए हमें सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए. इट इज कलरलेस, रिएक्टिव एंड हैज अ स्ट्रॉन्ग ओडर. हाई कंसंट्रेशन सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होगा ना, इट विल फॉर्म सल्फर अदर ऑक्साइड्स एंड दीज ऑक्साइड्स व्हेन दे रिएक्ट विद अदर एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स व्हाट दे बिकेम पार्टिकुलेट मैटर. यानी SO2 में छोटे छोटे पार्टिकल्स आप डाल दोगे तो वो आपके पर्टिकुलेट मैटर बन जाएंगे. एंड व्हाई पर्टिकुलेट मैटर्स आर डेंजरस फॉर अस, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. ठीक है, और ये इतने छोटे होते हैं ना, दे क्रॉस द फिल्टर प्रोसेस फ्रॉम इन आवर लंग्स. दे क्रॉस द फिल्टर होता है हमारे लंग्स में भी. जब हमारे लंग्स से कुछ भी जाता है ना, तो नोज से होकर सारे कनाल, ब्रोंकाइट, ट्रेकिया, इन सब में फिल्टर होती हैं चीजें जो भी पोल्यूटेंट है. बट कई बार क्या होता है ना, इफ समथिंग इज वेरी स्मॉल, इट क्रॉसेस थ्रू दीज काइंड ऑफ फिल्टर इन आवर लंग्स एंड व्हाट इट बिकम्स, it causes respiratory diseases. RD लिख देती हूँ. So that's why sulfur dioxide, knowing about sulfur dioxide is important. Other thing that you should know that जब oxides of sulfur और nitrogen रेन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना, they result in acid rain. और इसी acid rain की वजह से आपको पता है बहुत सारे monuments जो है, स्पेशली ताजमहल वगैरह, इन सब पे क्या इशू हो गई है, ताजमहल वगैरह की कलरेशन जाने लग गई है. मार्बल कैंसर भी इसको कई बार कह देते हैं. ओके, Let's move on to water pollution. Next, water conservation. देखो, water pollution पढ़ने से पहले we should know about water conservation status in India. देखो, ground water जो है उसको हम लोग यूज करते हैं मोस्ट ऑफ दी चीजों के लिए. तो इसीलिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, मिनिस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर इट. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति क्या रिलीज करती है? डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2024. और इसमें असेसमेंट कौन करता है? तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और स्टेट और यूटी मिलकर असेस करते हैं. इसमें अलग अलग डेटा है, यू कैन रीड फ्रॉम हियर. वाटर, हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज देखनी है? वाटर एक्सेसिबिलिटी और वाटर यूज. आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है, दैट इज 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे पास वाटर रिसोर्सेज 4% है. यानी कि क्या है? देयर इज अ मिसमैच बिटवीन दीज रिसोर्सेज. मिसमैच है रिसोर्सेज का. तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये जो 18% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 4% वाटर रिसोर्सेज यूज करता है. अब हम लोग सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं? वी यूज फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेज एंड इम्पोर्टेंट फॉर कुकिंग पर्पसेज. तो जो फ्रेश वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं. सबसे ज्यादा आइस कैप में होता है, देन ग्राउंड वाटर, देन फ्रेश वाटर लेक्स एंड देन रिवर. जहां तक रही बात ओशंस की या सी की, तो वो सॉल्टी वाटर है. वी कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली. बहुत सारा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक इट एडजस्टेबल, मेक इट to our palate. Irrigation की बात की जाए तो this data is also important. India is the largest user of India's water reserve, where for 78% of total water reserve is used for irrigation. Irrigation हम लोग farming के लिए करते हैं. This is also important. Traditional water storage systems in India. आप बस याद रख लो ये नाम. जैसे जल मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है. कुल कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश. वैसे जाबो नागालैंड में है, ईरी तमिलनाडु में, एंड दी अदर्स. ये आप याद कर लो, बिकॉज it can be a probable question in match the following segment. और अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, so it will become a low hanging fruit. बहुत easy है. Sometimes they ask that Erie, Zabo, Dong term is related to what? So you know it is a traditional water storage system in India. कुछ बहुत सारे initiatives लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में to combat this water pollution problem. और इसमें आपको पता होना चाहिए जो important है, मैंने highlight कर दिया, like catch the rain. Catch the rain जल शक्ति का अभियान है, where what we are promoting rain water harvesting and water conservation. वैसे ही per drop more crop. इसमें हम लोग water application को precise करेंगे using drip, sprinkler. इससे क्या होगा ना कि wastage नहीं होगी water की. एंड देन देयर इज नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 में ली गई थी. एंड उसके अलावा कुछ स्टेट गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव्स हैं, यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर. उसमें जैसे आज जल जीवन हरियाली इंपॉर्टेंट है ज्यादा, क्योंकि ये बिहार की थी एंड ये बिहार से काफी पॉपुलर होगी. अलग स्टेट्स ने भी इसको अडेप्ट किया था. ऑल्सो मिशन काकतीय भी एक बार आप देख लेना, तेलंगाना का है. देन देर इज जल ही अमृत. सी, जल ही अमृत इज इनिशिएटिव जो किसके अंदर लॉन्च हुआ है? अमृत 2.0. अमृत का फुल फॉर्म यू ऑल मस्ट बी नोइंग, दैट इज अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. नाम से आपको पता चल रहा है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. इस रिफॉर्म में 100 डे का एजेंडा लिया है गवर्नमेंट ने जल ही अमृत इनिशिएटिव
इनिशिएटिव में। तो देखो जल ही अमृत में क्या हो रहा है ना कि अमृत 1.0 का सक्सेस को हम लोग यूज करते हुए वी आर ट्राइंग टू क्रिएट वाटर सिक्योर सिटीज। ठीक है, जल ही अमृत में हम लोग एम क्या करेंगे कि हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाएं, यूज करें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को। ठीक है, उनको क्या किया गया है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को दूसरा टर्म यूज किया, यूज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि सीवेज में ना वी टेंड टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग कि हम क्या करते हैं कि जितना भी पानी हमारा होता है उसको हम लोग सीवेज में यूज वापस से रीयूज नहीं करते हैं, जबकि सीवेज में जाने के बाद वाटर के पास स्टिल पोटेंशियल है कि इट कैन बी रीयूज। उसके अलावा सर्कुलर इकोनॉमी होगी। वैसे अमृत स्कीम का यहाँ पे कंपैरिजन है। आपको क्या याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने हाईलाइट किया है, लाइक ऑफ कोर्स अमृत 1.1 पहले आया होगा, अमृत 2.0 बाद में आया होगा। कवरेज हमें ध्यान रखनी है कि अमृत 2.0 जो है दैट इज covering all statutory towns in the country. All term is very important. इस पे आपको फंसाया जा सकता है स्टेटमेंट में। Then there is something about water recycling and water reuse. We have already read it in our childhood. बहुत ही easy सी चीज़ है कि हमें reuse करना चाहिए, recycle करना चाहिए। वैसे ही water reuse के लिए अलग अलग technologies होती है use. This is important. इसलिए I am marking it as star. जैसे membrane bioreactor से आप water reuse करवा सकते हो, ultra filtration, RO जैसे हम सबके घर में लगा है, that is reverse osmosis. उसके अलावा thermal evaporation है, electrolysis है। Then there is जल संचय जन भागीदारी। तो पहले पता होना चाहिए कि इनिशिएटिव कहाँ से लॉन्च हुआ है। इट्स लॉन्च फ्रॉम सूरत, गुजरात। ये इनिशिएटिव वही वाटर कंजर्वेशन के लिए है, जल सिंचय जन भागीदारी। और ये किस पे बेस्ड है, तो जो जल सिंचय इनिशिएटिव गुजरात गवर्नमेंट की थी ना उसी पे बेस्ड है। और इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन होगी, तो ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति होगी। कुछ अलग अलग फीचर्स हैं इसके। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मैंने इसमें हाईलाइट क्या किए हैं कि ये इंडिया की ट्रेडिशनल कॉन्शियसनेस पे एम्फेसिस करेगा, यानी कि ये ट्रीट तो करेगा वाटर कंजर्वेशन को सिर्फ पॉलिसी मैटर की तरह नहीं बल्कि सोशल कमिटमेंट की तरह। वे हम लोग क्या करते हैं ना, वेन एवर वी ट्राई टू मेक दिस काइंड ऑफ स्कीम्स, हम लोग बेसिकली इसको पॉलिसी की तरह देखते हैं। अगर हम लोग उसको सोसाइटी में घुसा दे तो स्कीम हैज मोर चांसेस टू बिकम सक्सेसफुल। देन देर आर अदर रिलेटेड न्यूज, जैसे कि यूएन की वाटर कंजर्वेशन। तो आइवरी कोस्ट यूएन वाटर कन्वेंशन में ज्वाइन कर लिया है यूएन की आइवरी कोस्ट ने। तो ये जो यूएन वाटर कन्वेंशन है ये कब अडॉप्ट हुआ था, तो ये हेलसिंकी में 1992 में हुआ था। और इसके मेंबर में इंडिया पार्टी नहीं है। तो जब भी इंडिया कहीं का पार्टी नहीं होता है या होता है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना है, वी आर नॉट पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन। और हमारी जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना वो अलाइन करती है इस कन्वेंशन के साथ। फिर ई फ्लो मॉनिटरिंग, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि ई फ्लो मॉनिटरिंग है क्या, इट इज ई फ्लो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया, दैट्स इट। फिर है नेशनल वाटर अवार्ड्स। तो वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 5th नेशनल अवार्ड दिया न्यू दिल्ली में। और ये अवार्ड्स कौन देते हैं, तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। इसमें किसको बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया है, तो उड़ीसा को। और गुजरात बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी है। वैसे ही ग्लोबल कमीशन ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर, इसके बारे में आपको बस इतना याद रखना है कि ऑफ कोर्स दिस कमीशन डील्स इट हैज अ जेनेसिस एंड इट इज वेरी इंटायरली वेरी न्यू काइंड ऑफ इनिशिएटिव, क्योंकि ये मई 2022 में ही आया, 2 साल के मैंडेट पे। इसमें इंडिपेंडेंट और डाइवर्स पॉलिसी मेकर और रिसर्चर्स किस पे फोकस करते हैं, तो वही सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। फिर हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। सी जो ग्लोबल जीएफसी फंड होता है ना, उन्होंने क्या किया है, दैट इज ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स फंड ने क्या किया है, दे हैव लॉन्च इट्स फर्स्ट प्रोजेक्ट कॉल्ड टारगेटिंग सेफ एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट। सी व्हाट हैपेंस इज दैट कि बहुत सारे केमिकल्स और वेस्ट जो है ना वो हमारे इन्वायरमेंट में पेनिट्रेट करते रहते हैं, परकोलेट करते रहते हैं। और ओवर टाइम ये इस तरह के केमिकल्स हमारे सॉइल में भी आ जाते हैं और फिर इवेंचुअली हमारे फूड सिस्टम में, फूड चेन में आ जाते हैं, एंड इट बिकम्स हार्मफुल फॉर ह्यूमंस एज वेल एज अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये जो जीएफसी फंड है ये सेटअप इसीलिए किया गया था, 2023 में बॉन जर्मनी में सेटअप किया गया था। और इसमें टारगेट किया जा रहा है नेशनल और रीजनल बॉडीज को। इसमें अलग अलग टारगेट्स है जिससे इलीगल ट्रेड या फिर कोई भी चीज प्रिवेंट की जा सके इन केमिकल्स की। उसके अलावा जो भी हाईली हजार्डस पेस्टिसाइड्स है एग्रीकल्चर में उनको एलिमिनेट किया जा सके। और आपको पता ही होगा कि ये जो अलग अलग कन्वेंशंस हैं, इनिशिएटिव्स है बेसिकली ग्लोबल इनिशिएटिव के फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ केमिकल एंड वेस्ट, उनमें आपको स्टॉकहोम कन्वेंशन याद रखना है बिकॉज इट डील्स विद पीओपी। बासल कन्वेंशन याद रखना है, इट डील्स विद रेगुलेशन ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट। एंड अनदर थिंग, ये स्ट्रेटेजिक अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल केमिकल मैनेजमेंट,
इनसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों कन्वेंशन है। देन ई वेस्ट, आई हैव ऑलरेडी टॉक टू यू अबाउट ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या होता है? जब भी हम कोई लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर लेते हैं और उसके बाद जब ये कंप्यूटर हमारा यूज हो जाता है और हम इसको वापस कहीं फेंक देते हैं, तो उसमें बहुत सारी चिप्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं विच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब क्या होता है कि डिग्रेड नहीं हो पाता, वापस एनवायरनमेंट में नहीं जाता है, और दिस कॉजेज ई वेस्ट। अभी इसके लिए ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिलीज हुआ है, और ये जो रिपोर्ट है ना, इसको किसने फंड किया है? इसको फंड किया है यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च सस्टेनेबल साइकिल्स, एस साइकिल प्रोग्राम बोलते हैं। इस रिपोर्ट में की हाइलाइट्स अलग अलग हैं, बट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हाईलाइट है वो ये है कि इंडिया से रिलेटेड क्या फाइंडिंग्स मिली, कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर है। ये आप अपने मेंस के आंसर में भी कोट कर सकते हो इस डेटा को। मतलब हम लोग चाइना और यूएसए के बाद हम थर्ड नंबर पर आ गए हैं, तो बुरी चीजों में तो हम थर्ड नंबर पर आ रहे हैं, अच्छी चीजों में भी आना चाहिए हमें। लेट्स सी, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन आवर पॉलिसीज। अब ई वेस्ट की बात की जाए तो ई वेस्ट मैंने आपको समझा ही दिया। जो वेस्ट डिस्कार्ड किया जाता है रीयूज के पर, जिसमें इंटेंट नहीं होता कि अब हम इसको रीयूज करेंगे। मोस्टली जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे ना, तो व्हाट टोक्यो गवर्नमेंट डिड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जो आप कोट कर सकते हो अपने आंसर्स में। उन्होंने जितना भी ई वेस्ट आज तक था ना, उसके अंदर से गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट किया था और अपने मेडल्स बनाए थे। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू रीयूज, इसी को कहते हैं रीयूज करना, और यही चीज नहीं होती तो ई वेस्ट पाइल ऑन हो जाता है। अब नीड क्या है ई वेस्ट की? वी नो, क्योंकि ऑफ कोर्स ई वेस्ट जनरेट होगा तो टॉक्सिक हो जाएगा हमारे लिए। अब इंडिया में इशू क्या है, चैलेंज ई वेस्ट का, कि इंडिया में इनफॉर्मल रिसाइकलिंग होती है, कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहां पे आप जाकर ई वेस्ट को दे सकते हो। तो इंडिया ने फिर ई वेस्ट मैनेजमेंट की के लिए पहल की, तो 2003 से ही स्टार्ट हो गया। अलग रूल्स आए, 2011 में ई वेस्ट के रूल्स आए, फिर 2016 में रूल्स में देखो आ गया था, तो 2011 में ही ये ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल, और इवेंचुअली ओवर ईयर्स उसमें कुछ कुछ चेंजेस किए गए। जैसे 2016 में इन्होंने प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन जैसा कॉन्सेप्ट लाया, कि जो प्रोड्यूस करेगा ई वेस्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू रीयूज। फिर इन लोगों ने 2022 में सर्कुलर इकोनॉमी की बात की गई ईपीआर से। ईपीआर का मतलब पता होना चाहिए आपको, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2011 में ही कॉन्सेप्ट आ गया, जिसमें यही कहते हैं कि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप वेस्ट बना रहे हो, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीयूज एंड रिसाइकल। वैसे ही 2023 में इन्होंने अलग अलग प्रोविजंस लेकर आए, जैसे कि जो कन्वर्जन फैक्टर होता है, ईपीआर सर्टिफिकेट जनरेशन की बात की गई, जो हार्मफुल सब्सटेंसेज उनके रिडक्शन की बात की गई, और भी बहुत सारी चीजें लेकर आए। फिर 2024 में ई वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स आती है, जिसमें टाइमलाइन को रिलैक्स किया जा सकता है, किया जाता है, जिसमें फाइलिंग या फिर रिटर्न जो होती है रिपोर्ट का, चाहे वो मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर या रिफर्बिशर है, उसको बोला गया कि रिसाइकलिंग पीरियड 9 महीने से पहले ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, यानी कि 9 मंथ्स के अंदर आप रिसाइकल कर लो। बेसिकली टाइम लिमिट बढ़ाया है इन्होंने। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुई, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप की। किस चीज के लिए? ताकि जो भी प्रेशियस मेटल और प्लास्टिक है उनको रिकवर किया जा सके ई वेस्ट से, जो मैं आपको टोक्यो ओलंपिक का एग्जांपल दे रही थी, उसे कोरिलेट कर सकते हो। उसके अलावा ई वेस्ट को लेकर बहुत सारे ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज अ बासल कन्वेंशन, जो कि हजार्डस वेस्ट जो कंट्रीज के बीच में है उसकी मूवमेंट को चेक करता है। एंड देयर इज आल्सो ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम। व्हाट इट डज, इट कोलैबोरेट्स बिटवीन यूएन एंड यूनिवर्सिटी। ई वेस्ट चैलेंजेस आर आल्सो देयर, जैसे कि इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। And the most important, R2 code of practices. It is also a PYQ. R2 code of practice is related to environmentally responsible practices in electronic recycling industry. Then there is battery waste management. Battery is also one of the component of e-waste, where what we do that after using the batteries, we tend to discard it without the intent of reusing. So there is a guideline, that is environmental compensation guideline for battery waste management, issued by CPCB. CPCB, that is Central Pollution Control Board, is the highest authority which looks into the matters related to pollution. Okay, और स्टेट में भी इसके इक्विवेलेंट होते हैं, विच वी कॉल एज SPCB, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये इन्वायरमेंटल कॉम्पेंसेशन है क्या? तो सीपीसीबी ने क्या पावर दिया है कि इम्पोज करने की, चाहे कलेक्ट करने की,
फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड एंटिटीज। ओके, इन्वायरमेंटल कॉम्पेंसेशन, क्या कलेक्ट करने की? इन्वायरमेंटल कॉम्पेंसेशन, जिसमें क्या होगा, रिसाइकलिंग और रिफर्बिशमेंट ऑफ वेस्ट बैटरी भी इंक्लूडेड होगी। एप्लीकेबिलिटी की बात की जाए तो ये ई वेस्ट जो इन्वायरमेंटल कॉम्पेंसेशन है वो किन पर एप्लीकेबल होगा? तो वैसी एंटिटीज में जो कि अपनी एक्टिविटीज कैरी कर रही हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन के बिना जो आप कंसील कर रहे हैं फैक्ट्स को कि वी आर यूजिंग, तो उनको पोल्यूटर पे प्रिंसिपल के बेसिस पे कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। सी, ये कॉम्पेंसेशन चीजें क्यों लाई जाती है ना, बिकॉज वी टेंड टू नॉट पे हीड ऑन समथिंग अंटिल एंड अनलेस इट पिंचेस आवर पॉकेट। जब कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा तो रियलाइज होगा कि अरे नहीं यार, हमें तो बैटरी मैनेज करनी चाहिए। इसके दो गाइडलाइंस भी हैं, EC1 EC2। और बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो 2022 में आए थे, इसके बारे में आपको याद होना चाहिए कि कवरेज क्या करता है। इट कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ बैटरी, जिसमें आप एग्जांपल देख सकते हो, फॉर एग्जांपल पोर्टेबल बैटरीज या फिर ईवी की जो बैटरीज होती हैं, और जो स्पेसिफाई करते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जहाँ पे बोलते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि प्रोड्यूसर इज रिस्पॉन्सिबल। उसके अलावा अदर टाइप ऑफ पोल्यूशन में हम प्लास्टिक पोल्यूशन देखते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट प्लास्टिक पोल्यूशन। यहाँ व्हाट वी नीड टू डू, इंडिया नीड टू नो इज दैट इंडिया रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन कंट्रीब्यूटिंग द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। तो अभी हमने बैन भी कर दिया था सिंगल यूज प्लास्टिक, आपको पता ही है, गवर्नमेंट में इनिशिएटिव लिया है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिक जो यूज होती है ना, लाइक दिस चार्ट, देयर इज चांसेस कि यहाँ से सवाल आए। जैसे कि हम लोग जो बेवरेज बॉटल लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोको कोला, सो दे यूज पॉलीथिलीन टेरेपेथलेट, जिसको पीटी बोलते हैं। उसके अलावा हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पीवीसी जो आपके पाइप्स होते हैं उसमें यूज होता है। लो डेंसिटी पॉलीथिलीन बबल रैप्स में यूज होता है। स्ट्रॉज पॉलीप्रोपाइलीन से बना होता है, और पॉलीस्टाइरीन जो है पैकेजिंग में यूज होती है। बहुत सारे केमिकल्स जो यूज होते हैं ना प्लास्टिक में, वो ह्यूमन को किस तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं दिखा देती हूँ, बाकी यू शुड रीड योरसेल्फ। जैसे बेंजीन और बुटाडाइन, बेंजीन और बुटाडाइन ल्यूकीमिया कर सकता है। ल्यूकीमिया मीन्स कैंसर। उसके अलावा लिम्फोमास, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कैंसर। स्टाइरीन देख लो तो वो न्यूरोटॉक्सिक है, यानी कि पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही खराब कर देगा। बिस्फेनॉल ए इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बिस्फेनॉल ए एक केमिकल है जो कि यूज होता है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बनाने के लिए। अब बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए होंगे, अगर ये इतनी खतरनाक चीज है तो ली गई है। फॉर एग्जाम्पल बासेल कन्वेंशन ऑलरेडी वापस आ चुका है, ये हजार्डस वेस्ट की मूवमेंट को रेगुलेट करता है, इसके अंदर प्लास्टिक भी इन्वॉल्व है। जो मैरपोल है, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप, उन्होंने भी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की तरह इस प्लास्टिक पोल्यूशन को कर्ब करने की इनिशिएटिव स्टार्ट करी है। और आप यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली का एक रेजोल्यूशन भी देख सकते हो, एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। इंडिया में देखा जाए तो ऑफ कोर्स वी हैव टॉक्ड अबाउट एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको हम लोग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंदर भी लेकर आए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हम 2022 से ही इफेक्ट में लेकर आ चुके हैं, जो कि काफी हाईलाइटेड मैटर है। एंड प्रोजेक्ट रीप्लान भी ध्यान में रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर, और इसको लॉन्च किसने किया है? दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन। लाइफ मिशन में हमने बात कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी टॉक की 7 की थीम्स है इसमें, जिसमें हम लोग प्लास्टिक पोल्यूशन की भी बात करें। फिर कोई देयर इज अ टर्म नोन एज माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक जिसे नाम से ही पता चला, दीज आर स्मॉल प्लास्टिक पीसेस जो कि लेस देन 5 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। ये हार्मफुल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और दो कैटेगरीज है माइक्रोप्लास्टिक की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कमर्शियल यूज के लिए होते हैं, जैसे कॉस्मेटिक वगैरह में आपको दिख जाएंगे। और सेकेंडरी वो होते हैं जो कि कोई बड़े वाले प्लास्टिक को तोड़ दिया जाए, ब्रेक डाउन करके छोटे प्लास्टिक में कन्वर्ट कर दिया जाए, दैट इज सेकेंडरी। नाम काफी ऑब्वियस है। और इम्पैक्ट तो आई डोंट थिंक वी नीड टू इवन डिस्कस। माइक्रोप्लास्टिक्स इतने ज्यादा खतरनाक है ह्यूमन हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, कि इनफैक्ट ये ब्रेस्ट मिल्क तक पहुंच जाते हैं। वैसे एक रिलेटेड टर्म है प्लास्टिक ओवरशूट डे। प्लास्टिक ओवरशूट डे के पहले जान लो होता क्या है। ये एक पॉइंट होता है जहां पे द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एक्सीड्स द वर्ल्ड कैपेसिटी टू मैनेज इट। सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी मिसमैच between the amount produced and the amount we can manage, and then it results into environmental pollution. So this plastic overshoot day is not celebrated, it is a day when it is defined for other countries, जिसका जब आए प्लास्टिक ओवरशूट डे। तो 2024 में ये जो रिपोर्ट है प्लास्टिक ओवरशूट की, उसको किसने रिलीज किया था? अर्थ एक्शन ने रिलीज किया था। ये प्लास्टिक ओवरशूट डे से क्या डिटरमाइन होता है? एक कंट्री की मिसमैनेज वेस्ट इंडेक्स। इंडिया का प्लास्टिक ओवरशूट जो ये वेस्ट मैनेजमेंट इंडेक्स है वो काफी हाई है। वी डोंट हैव एडिक्वेट infrastructure to manage this kind of plastic overshoot. Similarly, mercury pollution. मरकरी की बात की जाए तो what United Nation Environment
program is trying, it is trying an initiative to phase out mercury measuring devices. Abhi, why we are doing it? See, mercury is a naturally found occurring element. See, mercury, let me first show you how mercury looks. See, this is mercury. ये देख रहे हो? It is liquid. और ये इस तरह का दिखता है. We all have used this thermometers. बचपन में we all use it. So that has mercury in it. See, it is the only metal which is found in liquid state at room temperature. I already showed you. Why it is dangerous? Because it is persistent and is bioaccumulative and toxic. एक तो ये persist करता है लंबे टाइम तक. ये bioaccumulation का मतलब क्या है कि it can move from one stage to another. प्लांट में आया, प्लांट से किसी कीड़े में आया, कीड़े ने किसी बर्ड को खा लिया, एंड अल्टीमेटली हमारे पास है बायोलॉजिकली एक्यूमुलेट हो रहा है, एंड इट इज ऑल्सो टॉक्सिक. ह्यूमंस जो जितने भी हैं, वी ऑल आर एक्सपोज टू लो लेवल ऑफ मर्क्यूरी, बट इफ इट एक्सीड्स इट कैन कॉज टॉक्सिक इफेक्ट टू आवर नर्वस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, लंग्स, किडनी. तो आपको समझ में आ रहा है कि every inch of our body is going to be in danger if mercury pollution increases. So that's why this United Nations Environment Program is trying to phase out mercury thermometers, sphygmomanometers and all those devices जिसमें mercury spillage की chances हैं. तो जो member countries है इस mercury प्रोजेक्ट की, उसमें कौन कौन से है? तो उसमें आपका इंडिया भी है. और फंडिंग कौन दे रही है? तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी. ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी को फंडिंग किस किस ऑर्गेनाइजेशन को करती है, और एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे कि WHO ने मर्करी या फिर किसी से भी रिलेटेड कोई मेजर इनिशिएटिव लिया है कि नहीं पोल्यूशन से रिलेटेड. एंड नेक्स्ट आप मुझे बताओगे WHO के बारे में थोड़ा सा कमेंट में कि व्हेन इट वाज फॉर्म्ड एंड व्हाट ऑल आर इट्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स. चलो, देन मिनी माता कन्वेंशन ऑन मर्करी, वेरी इंपॉर्टेंट. ये 2013 में अडॉप्ट हुआ था वेयर एट कुमामातो जापान, एंड इट केम इनटू फोर्स इन 2017. इट वाज द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ मर्करी. तो इसका नाम मिनी माता इसलिए पड़ा बिकॉज देयर वाज एन एपिसेंटर ऑफ मिनी माता डिजीज इन अ सिटी ऑफ जापान which is also the same name, which is also of the same name, that is मिनी माता. देन पीओपी की बात की जाए तो पीओपी का फुल फॉर्म होता है पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट. नाम से ही पता चल रहा है इट इज पर्सिस्टेंट. तो एक स्टडी हुई है पीओपी पे जिसको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने कंक्लूड किया है और फंडिंग जीईएफ ने दिया है. इसमें फाइंडिंग्स क्या दी कि 12 पीओपीज का डिक्लाइन देखा गया है ग्लोबली. पीओपीज जैसे आपको पता चल रहा है इट इज पर्सिस्टेंट इन द एनवायरनमेंट. क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती है पीओपी की? जो पेस्टिसाइड्स हैं या हार्मफुल केमिकल्स हैं. ऑफन जो पीओपीज होते हैं ना वो हैलोजिनेटेड होते हैं. हैलोजिनेटेड का मतलब इनमें हैलोजेंस होते हैं. अब जब केमिस्ट्री पढ़ते होगे तो आप हैलोजेंस के बारे में पढ़ते होगे. ग्रुप 17 के जो इतने भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे आपने सुना ही होगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, दे आर नोन एज हैलोजन. तो जो ये पीओपीज होते हैं दे आर ऑफन हैलोजिनेटेड और इनकी बहुत ही लो वाटर सॉल्युबिलिटी होती है. आपको मिलते हुए नहीं दिखेंगे वाटर में. जैसे सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो, क्लोरीन ब्लीच में यूज होता है. तो जब भी स्विमिंग पूल्स वगैरह साफ किए जाते हैं तो यू विल सी अ लेयर ओवर इट. तो वो इस वजह से होता है क्योंकि उसमें क्लोरीन होता है. हाईली लिपिड सोल्यूबल होते हैं यानी कि ह्यूमन के अंदर आ सकते हैं. बायो एक्यूमुलेशन की पोटेंशियल रखते हैं. सेमी वोलेटाइल होते हैं नेचर में. और इम्पैक्ट पीओपीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कैंसर करते हैं, लिवर डैमेज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फर्टिलिटी डिक्रीज कर देते हैं और एस्थमा का भी रिस्क बढ़ा देते हैं. तो स्टॉकहोम कन्वेंशन आपका जो है वो मेनली पीओपी से ही डील करता है. Stockholm Convention is an international legally binding agreement on POPs. It was adopted in 2001 and came into force in 2004. But what is important is that when India ratified it in 2006. इसी वजह से हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उन्होंने नोटिफाई भी किया था रेगुलेशन ऑफ पीओपी रूल्स. इसके लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर रेगुलेशन ऑफ पीओपी रूल्स लेकर आई थी हमारी मिनिस्ट्री. और अभी बेसिकली हमने डिस्कस भी किया था कि स्टॉकहोम कन्वेंशन को फंड करता है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी. तो आपकी रिवीजन हो गई. अब कुछ पोल्यूटेंट्स जो न्यूज में थे वो देख लेते हैं. जैसे डीसीपीए जिसको डैक्थल भी कहते हैं. अब ये डीसीपीए है क्या? तो ये एक तरह का वीड किलिंग पेस्टिसाइड है. व्हाट आर वीड्स? तो सी, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स that compete with main plants. Main plants for resources.
फॉर रिसोर्सेज। तो क्या करते हैं, ये मेन प्लांट का सब कुछ ले लेते हैं और उनकी इवेंचुअली क्या करते हैं, ग्रोथ को लो कर देते हैं। तो फार्मर्स रियली वांट टू किल दिस वीड, एंड टू किल दिस वीड दे यूज पेस्टिसाइड। तो उसी में एक फेमस पेस्टिसाइड है, दैट इज डाइमिथाइल टेट्राक्लोरोटेरेपथलेट, जिसको डीसीपीए बोल रहे हैं। ये कौन से प्लांट्स पे यूज होता है, तो ब्रोकली, ब्रसेल स्प्राउट्स, कैबेज, अनियन पे। और फीटसेस अगर इससे एक्सपोज हो गए, फीटस का मतलब क्या होता है, अ बेबी दैट इज इन मदर्स वूम्ब, ठीक है, इन मदर्स वूम्ब। तो ये फीटस अगर एक्सपोज हो गया ना इससे, तो इट कुड सफर फ्रॉम लो बर्थ वेट, impaired brain development, decreased IQ, इनफैक्ट उनके मोटर स्किल्स लेटर लाइफ में इम्पेयर भी हो सकते हैं। मोटर स्किल्स का क्या मतलब, दे विल नॉट हैव कोऑर्डिनेशन बिटवीन देयर ब्रेन्स एंड देयर लिम्स। वैसे ही बिस्फेनॉल ए है, बिस्फेनॉल ए जो है ना वो प्लास्टिक पैकेजिंग्स में यूज होता है। ये प्राइमरली यूज किस चीज के लिए होता है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक एंड एपॉक्सी रेजिन। तो अगर इसका एक्सपोजर हो गया ना, तो ब्रेन और प्रोस्टेट ग्लैंड, फीटस की, इन्फेंट की या चाइल्ड की, वो एक्सपोज हो जाएगी, मतलब वो अफेक्ट हो जाएगी। वैसे ही पीएफएएस, पर एंड फ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस बोलते हैं इनको। ये क्या इंपेयर कर देंगे, किडनी के फंक्शन को इंपेयर कर देंगे थ्रू डिसरप्शन इन गट माइक्रोबायोटा। पीएफएस को क्या बोलते हैं, फॉरएवर क्लाइमेट केमिकल्स बोलते हैं। तो ये भी सवाल कई बार पूछ लेते हैं। क्यों फॉरएवर बोलते हैं, क्योंकि ये परसिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में और ह्यूमन बॉडीज में भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्यों परसिस्टेंट है, बिकॉज दे ब्रेक डाउन एक्सट्रीमली स्लोली। तो ये पीएफएस को अभी जो ये स्टॉकहोम कन्वेंशन है ना, उन्होंने पीओपी के अंडर ही डाल के रखा हुआ है। और इन्हें कैसे हेल्थ इश्यूज करेंगे, तो वही कैंसर, हार्ट डिजीज वगैरह। वैसे एक टर्म है सॉइल एसिडिफिकेशन। सो यू शुड नो, जब सॉइल का पीएच कम हो जाए ना ओवर टाइम, तो उसको हम लोग सॉइल एसिडिफिकेशन कहते हैं। और सॉइल एसिडिफाई हो जाएगा तो ऑफ कोर्स न्यूट्रिएंट लॉस हो जाएगा और प्लांट अच्छे से नहीं ग्रो कर पाएंगी। तो मैनेज करने के लिए सॉइल एसिडिंग को लाइमिंग की जाती है, क्योंकि अगर एसिड को आपको नॉर्मलाइज करना है तो आप उसमें अल्कलाइन डालोगे, बेस डालोगे। तो इसमें लाइम, जिप्सम, डोलोमाइट वगैरह डाला जाता है सॉइल में, सो दैट इट बिकम्स लेस एसिडिक। और इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स भी डालते हैं, जैसे मड, शुगर केन इंडस्ट्री में, ये सब। तो आपको इससे क्या जानना है, आपको इससे जानना है पीएच। सी पीएच इज, दिस इज पीएच स्केल। तो जो भी 7 के आगे होता है दैट इज एल्कलाइन और बेसिक, जो भी 7 के नीचे होता है दैट इज एसिडिक। तो सॉइल शुड बी अराउंड न्यूट्रल से अल्कलाइन में जो सॉइल होती है ना, दैट इज बेस्ट फॉर। वैसे ये डिपेंड करता है फॉर अलग अलग क्रॉप्स के लिए, किसी क्रॉप को ज्यादा अल्कलाइन चाहिए होता है, किसी को एसिडिक, बट मोर और लेस इट शुड बी ऑन द न्यूट्रल साइड। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आप यहाँ से आप इस फिगर से देख सकते हो, एक क्विक रिविजन साइंस का। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड बायोकवर। बायोकवर एक सस्टेनेबल अप्रोच है जिसमें माइक्रोबियल मीथेन ऑक्सीडेशन सिस्टम यूज करते हैं, जिसको बायोकवर बोलते हैं। ये क्या करता है, ये फ्यूजिटिव मीथेन एमिशंस जो अलग अलग डंप साइट्स होते हैं ना, डंप साइट क्या है, जहाँ पे आप जाके अपना सामान डंप कर देते हो, उसको कंट्रोल करता है। बायोकवर है क्या, तो ये पोरस मटेरियल के लेयर होते हैं, जो कि एक लैंडफिल का वही मतलब जहाँ पे आप अपना कूड़ा कचरा डालते हो उसके ऊपर डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है, कवर कर दिया जाता है इसको बाद में ऑक्सीडाइजिंग लेयर ऑफ मैच्योर कंपोस्ट से। इससे क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज होती हैं जिनको मिथेनोट्रोपिक बैक्टीरिया कहते हैं। मिथेनोट्रोपिक करते क्या है, दे यूटिलाइज मीथेन, और ये क्या करते हैं, बायोफिल्टर की तरह काम करते हैं। ये कंट्रोल करते हैं मीथेन इमिशंस को बाय कन्वर्टिंग मीथेन टू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी मीथेन को CO2 में चेंज कर देंगे। तो ये मीथेन यूटिलाइजेशन के लिए। सी दिस इज बायोकवर फॉर लैंडफिल एमिशन। आप यहाँ से इमेज से भी देख सकते हो किस तरह से मीथेन को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। यहाँ पे बायोकवर लगा दी है हमने, ये लैंडफिल का वेस्ट है, यहाँ से आपका जो है O2 का आउटपुट हो रहा है, यहाँ मीथेन प्लस ऑक्सीजन से डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज हो रहा है। तो CO2 की एमिशन हो रही है, मीथेन ऑक्सीडेशन हो रहा है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लैंडफिल वेस्ट में। तो बायोकवर बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव है, लो टेक्नोलॉजी अप्रोच है, जिससे मीथेन मिटिगेशन किया जा सके। क्योंकि आपको मैं बताऊं, CO2 और मीथेन को अगर आप कंपेयर करोगी ना, तो मीथेन जो है दैट इज रिलेटिवली लो लाइफ स्पैन, ठीक है, लो लाइफ स्पैन है इसकी एज ग्रीन हाउस गैस। पर व्हेन वी लुक एट दी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, तो मीथेन की ज्यादा पोटेंशियल है। ओके, तो ये थोड़ा फैक्ट पता होना चाहिए आप लोगों को। Then there is something called grasshopper effect. It's very interesting. इसका कुछ भी लेना देना नहीं है grasshopper से। तो it is what it is. It is plastic and toxic chemical from the world deposit accumulate in the Arctic. We know this. Making Arctic what? A hemispheric sink.
and then these are transported on atmosphere and ocean current from lower latitude through a process called global distillation, जिसको grasshopper effect कह रहे हैं. So these chemicals threaten the environment and health of the Arctic people. ये तो मैंने आपको बताया. सिंपल भाषा में कहूँ तो बहुत सारे प्लास्टिक और टॉक्सिक केमिकल आपके आर्कटिक में आ जाते हैं. आर्कटिक से एक ग्रास हॉपर इफेक्ट है जहां से ये कैरी फॉरवर्ड होकर के ओशनिक करंट से आर्कटिक में तो फैलता ही फैलता है और लोअर लैटिट्यूड्स में भी चला जाता है. इससे क्या होता है, लोगों की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है और ये जिस तरह से फैलता है उसको ग्रास हॉपर इफेक्ट कह रहे हैं. दैट्स इट. देन देयर इज एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन एंड प्लैनेटरी बाउंड्री. तो अभी एक्सपर्ट्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन को एज अ न्यू प्लैनेटरी बाउंड्री. एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन का ये मतलब हुआ, नाम से ही पता चल रहा है, डीऑक्सीजनेशन यानी ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो रहा है ओशन और कोस्टल वाटर्स में, एंड इट इज वेरी हार्मफुल फॉर आर जो भी मरीन एक्वेटिक बायोटा है. तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है, तो ओशन के लेयर्स वार्म हो रहे हैं और यूट्रोफिकेशन हो जा रहा है. यूट्रोफिकेशन इज इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल टर्म जो यू शुड नो. इट इज न्यूट्रिएंट ओवर एनरिचमेंट फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, फॉर एग्जांपल एल्गी वगैरह. इससे क्या होता है ना, एल्गल ब्लूम हो जाती है और एल्गीज जो है वो ओवर कंज्यूम कर लेते हैं ऑक्सीजन को. इट्स लाइक अ कैस्केडिंग इफेक्ट. प्लैनेटरी बाउंड्री का क्या मतलब है? इट इज अ फ्रेमवर्क टू डिस्क्राइब लिमिट्स टू इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ ऑन द अर्थ सिस्टम, कि ह्यूमन हेल्थ का इम्पैक्ट क्या होगा अर्थ सिस्टम पे. इस लिमिट के बियॉन्ड अगर कोई जाता है ना तो इन्वायरमेंट में नॉट बी एबल टू सेल्फ रेगुलेट एनी मोर. अभी तक इन्वायरमेंट खुद को रेगुलेट कर ले रहा था, विच इज काइंड ऑफ मिसनोमर, अभी भी नहीं कर पा रहा है. बट हाँ, इससे लेवल क्रॉस ब्रीच करेगी ना, प्लैनेटरी बाउंड्री से अगर लेवल ब्रीच करेगी तो देन इट इज गोइंग टू बी catastrophic. So there are in total 9 planetary boundaries. You should know, very important. एक climate change, दूसरी novel entity, तीसरी stratospheric ozone depletion, चौथा atmospheric aerosol, fifth ocean acidification, sixth biochemical flows का modification, 7 is fresh water change and 8 is system change in the biodiversity integrity, और 9th तो आपने देख ही लिया, हम लोग किसको मान रहे हैं, aquatic deoxygenation को. अब ये 6 ऑफ द 9 बाउंड्रीज हैव बीन ट्रांसग्रेस्ड. ये बहुत ही स्कैरी चीज है कि 9 में से 6 आउट ऑफ 9 बाउंड्रीज हैव बीन ट्रांसग्रेस्ड, मतलब लिमिट क्रॉस हो गई है, यानी सेल्फ सस्टेन नहीं कर पा रहे. एक्सेप्ट अभी कौन कौन सी बची है? ओशन एसिडिफिकेशन, स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन डिप्लीशन एंड एटमॉस्फेयर एरोसोल लोडिंग. अब ये गया तो हम भी गए. वैसे ही कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ, इसका यही मतलब है कि कार्बोनेट जो है ना, वो जो वाटर डेप्थ होती है, जिस रेट पे जो सप्लाई है कैल्शियम कार्बोनेट की सरफेस से, वो इक्वल हो जाए रेट ऑफ डिसोल्यूशन से, उसको हम लोग कहते हैं कार्बन कॉम्पनसेशन डेप्थ. और डीप ओशन में कार्बन पार्टिकल्स बॉटम सेडिमेंट्स में सप्लाई होती हैं, जो कि सरफेस प्लैंक्टन जब मर जाते हैं ना वहां से निकलती है ये कैल्शियम कार्बोनेट. जब ये शेल्स डीप चली जाती है ना तो वहां जाके वो डिसॉल्व होने लगते हैं और वाटर अनसैचुरेटेड हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के, और इससे क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर वगैरह के ऊपर. तो ये बस एक टर्म ध्यान रखना आपको, ये आप फिगर से भी समझ सकते हो. देन देयर इज हाइड्रोजेल. तो इसमें बस इतना याद रखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ने इस नोबल हाइड्रोजन यूज किया है जिससे माइक्रोप्लास्टिक रिमूव होगा. दैट्स उतना डीप में घुसने की जरूरत नहीं. अगर इफ यू वांट टू रीड एनी मोर फर्दर देन यू कैन रीड दैट. ये बेसिकली यूवी रेज को यूज करता है. वैसे ही बायोप्लास्टिक है. सी बायोप्लास्टिक इज व्हाट? बायोप्लास्टिक आर प्लास्टिक्स दैट आर मेड फ्रॉम बायो बेस्ड पॉलीमर्स फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह से, इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और ये डिग्रेडेबल होते हैं, माइक्रोब्स इनको डिग्रेड कर सकते हैं और ये प्लास्टिक के एक ऑल्टरनेटिव की तरह काम करते हैं. देन स्टील स्लैग. तो देखो अभी जो हमारी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, उन्होंने गाइडलाइन दिया है कि किस तरह से हम लोग यूटिलाइजेशन और प्रोसेसिंग कर सकते हैं स्टील स्लैग की रोड कंस्ट्रक्शन में. स्टील स्लैग होता क्या है? तो एक वेस्ट है जो जब स्टील बनाने के प्रोसेस होता है ना उसमें रिलीज होता है. हम क्या चाह रहे हैं कि स्टील स्लैग को यूज करके हम फिर से रोड की किसी ब्लेंडिंग मटेरियल में यूज कर ले, या सीमेंट में, या फर्टिलाइजर्स में. तो इसका कॉम्पोजिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. स्टील स्लैग में कैल्शियम होता है, आयरन होती है, सिलिकॉन होते हैं, मैग्नीशियम होता है. एरोबायोलॉजी एंड एडवांसमेंट देख लेते हैं. एरोबायोलॉजी जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, इट इज स्टडी ऑफ मूवमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ एयरबॉर्न बायोलॉजिकल पार्टिकल्स ऑन ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट हेल्थ. बायो एरोसोल्स में क्या होते हैं? बैक्टीरिया, फंगल स्पोर, पॉलन ग्रेन और वायरसेस. गैस फ्लेयरिंग. तो ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट किसने रिलीज की है?
वर्ल्ड बैंक ने। और गैस फ्लेयरिंग जो है वो इंक्रीज ही हो रही है। अभी आप पूछोगे व्हाट इज गैस फ्लेयरिंग, तो इट रेफर्स टू बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एसोसिएटेड विद ऑयल एक्सट्रैक्शन। ये रीजन क्या होता है गैस फ्लेयरिंग का, तो सेफ्टी कंसर्न, जब आप प्रेशर चेंजेस नहीं मैनेज कर पाओ, ठीक है। और ये इकोलॉजिकली बहुत हार्मफुल हो सकता है। लाइट पोल्यूशन, जैसे मैं आपसे बात करी थी, लाइट पोल्यूशन का मतलब होता है जब हम लोग एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट, आउटडोर लाइट यूज करते हैं। सी हम लोग का ना एक बायोलॉजिकल स्केल होता है जिसमें हमारी स्लीप वेक साइकिल होती है, तो अगर उसको ब्रीच कर दोगे ना आर्टिफिशियल लाइट यूज करके, तो वो एक तरह से पोल्यूशन के अंदर आता है और बहुत सारे बर्ड्स के माइग्रेटरी पैटर्न्स को भी इम्पैक्ट करता है, हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, इंसेक्ट्स वगैरह को इम्पैक्ट करता है। इसीलिए हम लोगों को इसको कम करने की जरूरत है। और सब नई स्टडी ने क्या कहा है, इसका लिंक अल्जाइमर से भी है। अल्जाइमर वाले जो डिमेंशिया की चीजें होती है, न्यूरोबायोलॉजिकल सिंड्रोम। बायोब्यूटामिन, तो बायोब्यूटामिन नागपुर मंसार बाईपास में नेशनल हाईवे पे इनॉग्रेट हुआ है बायोब्यूटामिन। तो हमें बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बायोब्यूटामिन है क्या। तो ये पेट्रोलियम फ्री ऑल्टरनेटिव है ब्यूटामिन का। और ब्यूटामिन क्या होता है, तो ये एक ब्लैक सब्सटेंस होता है जो क्रूड ऑयल के डिस्टिलेशन के बाद डिराइव होता है। कुछ मिसलेनियस टॉपिक है जैसे वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री, तो बस इतना याद रखिए, वाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज को अब प्रायर परमिशन चाहिए होगा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। तो वाइट कैटेगरी सेक्टर्स कौन से हुए, अब इनको अगर चाहिए हो रही है परमिशन, तो ये ऐसी कैटेगरीज होती हैं जो प्रैक्टिकली नॉन पोल्यूटिंग होती हैं, इनको वाइट कैटेगरी बोलते हैं। जैसे कि विंड और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स या फिर एयर कूलर, बाय असेंबली, ये सारे जो है वो वाइट कैटेगरी सेक्टर्स हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरह से अलग अलग कैटेगरीज हमने डाली हुई है इंडस्ट्रियल सेक्टर की। व्हाइट कैटेगरी जिसमें कोई पोल्यूशन का खतरा नहीं है, रेड कैटेगरी हाई पोल्यूशन, ग्रीन कैटेगरी लो से मॉडरेट पोल्यूशन, एंड ऑरेंज कैटेगरी मॉडरेट से हाई पोल्यूशन। इतना ध्यान में रखना है। अभी देखो रॉकेट और सैटेलाइट की जो लॉन्चेस हो रही है ना, उससे भी इमिशन निकल रहा है, नई स्टडी ने बताया है। और ये अभी जितने रॉकेट्स हमने लॉन्च किए हैं ना, वो 3 गुना बढ़ गए हैं। और इम्पैक्ट क्या होता है रॉकेट लॉन्चेस का, कि जो एलुमिना होता है, ठीक है, जिसको Al2O3 बोलते हैं एलुमिना, और कार्बन सूट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन को अर्थ से। और क्या होता है बेसिकली, ग्लोबल वार्मिंग होती है। बेसिकली क्या हुआ कि 2 तरह का रेडिएशन होता है, एक लॉन्ग वेव, एक होते हैं शॉर्ट वेव। तो जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस होते हैं ना, ये एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है, वार्मिंग होती है। शॉर्ट वेव जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होते, वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ मेजर्स भी लिए गए हैं पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि लॉन्च ऑफ स्मॉल सैटेलाइट जो है ना 1/20 फ्यूल यूज करते हैं और बेसिकली हेल्प करते हैं ग्रीनर अल्टरनेटिव में। वैसे एक है LULC एटलस ऑफ इंडिया, तो ये एनुअल लैंड यूज एंड लैंड कवर एटलस ऑफ इंडिया किसने रिलीज किया है, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने। ये जो है सिस्टमेटिकली एग्जामिन करते हैं यूटिलाइजेशन पैटर्न्स को। CPCB जैसे मैंने हम ऑलरेडी बात करते थे, CPCB इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। CPCB एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये किस एक्ट के अंदर बना था, तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 से। और इसको पावर और फंक्शन किसके अंदर मिलती है, तो एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये स्टैटिक का सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक पोल्यूशन से रिलेटेड अगर आप मुझसे पूछो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। उसके अलावा ये फंक्शन करती है किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। और ये बेसिकली अलग अलग चीजों में क्लेanलीनेस को प्रमोट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से न्यूज में हम लोग नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है वो आपके जैसे कि ट्राइब्यूनल नाम में दिखा है, तो एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। इनकी अलग अलग सिटिंग प्लेसेस होती हैं, जैसे दिल्ली के अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। इसका जेनेसिस कैसे हुआ था, तो एक एक्ट बनता है NGT एक्ट, वो एक्ट के अंदर ही ये बॉडी बनती है। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, 10 से 20 जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। ये किससे गाइडेड होते हैं, ये सवाल पूछे जा सकते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। और इसके ऊपर कोई CPC या CRPC नहीं लगता, अब तो वैसे भी ये चेंज हो चुके हैं, PNS BNHS हो गए हैं। और इनके पास पावर होती है सिविल कोर्ट, ये खुद चाहे तो सुमोटो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से कुछ चीजें पढ़ सकते हैं कि इनकी 5 बेंचेस हैं। वैसे ही सेंट्रल ग्राउंड वाटर कंट्रोल बोर्ड जो है, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो फरीदाबाद हरियाणा में। ये 1970 में बना था और इसके फंक्शन वही है,
रिलेटेड टू ग्राउंड वाटर असेसमेंट, मॉनिटरी, रेगुलेशन। इनका एक प्रोग्राम है जिसको नाक्विप बोलते हैं, नेशनल एक्विफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसमें एक्विफर्स को मैनेज किया जाता है। अभी आप पूछोगे व्हाट आर एक्विफर्स, तो दीज आर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस that store and supplies water. ठीक है, इसको एक्विफर बोलते हैं। अलग अलग तरह के एक्विफर्स आपने देखे होंगे, इसको बनाया जाता है स्टोर करने के लिए। इसको आप सैंड से भी बना सकते हो, ग्रेवल से भी बना सकते हो। नेक्स्ट वी लुक अबाउट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबसे पहले एसडीजी इंडिया इंडेक्स देखना, वो कौन रिलीज करती है? नीति आयोग। इसका 4th एडिशन आया है रिपोर्ट का। इसकी स्कोर रेंजिंग होती है 0 to 100, अलग अलग रैंकिंग होती है। टॉप यूटी छत्तीसगढ़ है, चंडीगढ़ है, सॉरी, टॉप स्टेट्स उत्तराखंड और केरला है। ठीक है, एसडीजी क्या आपको पता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको 2030 तक अचीव करने की बात की गई थी, बट वर्ल्ड इज वेरी ऑफ ट्रैक। ठीक है, देन चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चिपको मूवमेंट क्या था? इट वाज अ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंट मूवमेंट अगेंस्ट फॉरेस्ट कटिंग व्हिच बिगैन इन रेनी विलेज इन उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट, एंड इट वाज लेड बाय whom? It was led by अमृता देवी against the order of king of Jodhpur. And then there was a royal decree which banned the cutting of trees in all the Bishnoi village because Bishnoi community lives in harmony with the nature. नेचर के साथ हार्मनी में रहते हैं। तो ये बेसिकली एक कलेक्टिव मोबिलाइजेशन मूवमेंट थी ऑफ विमेन। विमेन ने, इसलिए इसको ये किसका एग्जाम्पल दिखाती है? इट शोज द एग्जाम्पल ऑफ इको फेमिनिज्म। ये एक अच्छा टर्म है जो आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। उसके अलावा और भी बहुत सारी इसी तरह की मेजर इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हुए थे, जैसे साइलेंट वैली मूवमेंट आपके केरला में देखा गया, अपिको मूवमेंट भी आपके वेस्टर्न घाट में था। नर्मदा बचाओ आंदोलन वॉज ऑल्सो वेरी फेमस। इट वॉज लेड बाय एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर, क्योंकि नर्मदा डैम पे कंस्ट्रक्शन रोकना चाह रही थी। फिर है सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, जिसको सिया बोल रहे हैं। तो हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री स्टैटिस्टिक और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन किया, जिसको मोस्पी बोलते हैं, उन्होंने 7th इशू रिलीज किया एनविस टास्क का। ठीक है, तो एनविस टास्क क्या है? इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको कंपाइल किया जाता है इसी SEEA, दैट इज सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के अंदर, और ये इन्फॉर्मेशन देता है हमें इन्वायरमेंट का, जो भी चेंजेस हो रही हैं, क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इस तरह का अगर आपको स्टैट्स निकालोगे तभी तो आप पॉलिसी मेकिंग कर पाओगे। तो इसीलिए SEEA इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये एक अग्रीड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क बनाता है जितने भी इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस हो उसको लेकर। इंडिया में और भी बहुत सारे इन्वायरमेंट अकाउंट के ऊपर जैसे कि नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो मोस्पी है वो ये चीज देखता है। फर्स्ट एनविस्टास 2018 में रिलीज हुआ था, किसके रिकमेंडेशन पे? तो सर पार्थ दास गुप्ता कमेटी की। कमिटीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसको बोल रहे हैं ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स। जैसे आप GDP देखते हो ना, ये GEP है। ये कौन सी स्टेट है जिसने सबसे पहले इसको लॉन्च किया? तो उत्तराखंड थी, और पहली स्टेट थी ये GEP लॉन्च की थी। GEPI बेसिकली ये एक नोबल मेथड जिसमें हम इकोलॉजिकल डेवलपमेंट को जो है इवेलुएट करेंगे। इसके 4 पिलर्स है, एयर, सॉइल, ट्री, वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको स्टार मार्क कर लेना। GP का अगर फॉर्मूला कहे तो इसमें एयर, वाटर सबका इंडेक्स को ऐड किया गया है। इससे क्या होगा? जब आप GDP देखते हो तो आप गुड्स की आउटपुट और ये देखते हो कि क्या हमारी वैल्यू है, आउटपुट नहीं, वैल्यू देखते हो गुड्स के। यहाँ पे हम लोग इम्पैक्ट देख रहे हैं कि हम एंथ्रोपोलॉजिकल प्रेशर, जो कि ह्यूमन प्रेशर्स है, उसको किस तरह से कॉम्बैट किया जा रहा है। उसके अलावा इंडिया में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव एनर्जीज हैं, जैसे क्या? सोलर, विंड, बायोमास, हाइड्रो पावर, ये वो। तो हम लोगों को पंचामृत जैसे हमने डिस्कस किया था, तो हमने उसमें बात की थी कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक करने की कोशिश करें। तो इसके लिए हमने इनिशिएटिव्स भी लिए होंगे। देखो, इंडिया इज राइट नाउ एट 4th पोजिशन इन ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी, और विंड पावर में भी वी आर ऑल्सो 4th, और सोलर पावर जनरेटर में वी हैव बिकम 3rd। दीज डेटास आर इंपॉर्टेंट। यूजुअली आई टेल यू नॉट टू रीड, बट यू शुड रीड। यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो आप पढ़ते रहते हो, जैसे PM कुसुम आपने सुना होगा, सोलर के लिए है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सोलर पार्क स्कीम, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ये यू शुड जस्ट रीड इट वंस।
देन देर इज जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था समथिंग कॉल्ड जस्ट ट्रांजिशन। फर्स्ट मूवर्स जो है वो आपके डेवलप नेशंस है, उन्होंने सबसे ज्यादा जो है ये पोल्यूशन एनर्जी की क्राइसिस क्रिएट की है। तो जस्ट ट्रांजिशन होना चाहिए, राइट, जो जस्ट हो, जस्टिफाइड हो। तो ग्रीनिंग इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए जो फेयर और इंक्लूसिव हो, ताकि डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटी मिले और कोई भी पीछे ना रह जाए। किसके अकॉर्डिंग? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो जस्ट ट्रांजिशन वही चीज लेकर आता है। इसके एलिमेंट है इक्विटी। इक्वालिटी और इक्विटी में अंतर होता है। इक्विटी मतलब जिसको जितनी जरूरत है उतनी इक्वालिटी दो। इक्विटी प्रोटेक्ट करता है राइट और लिवलीहुड वर्कर्स और कम्युनिटी का। इसमें इंक्लूजन है, सबको हम लोग लेकर आएंगे, सारे स्टेक होल्डर्स को सस्टेनेबिलिटी आएगी। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से जस्ट ट्रांजिशन आता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क और कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में। तो सबसे पहले पेरिस अग्रीमेंट अपनी प्रियम्बल में इसके बारे में मेंशन करती है, और साउथ अफ्रीका पहली बार जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप लेकर आती है, और फिर उसका पहला डायलॉग होता है, और धीरे धीरे अलग अलग कॉप्स के थ्रू होते हुए इसमें सिसिलिया डिक्लेरेशन भी होता है और जस्ट एंड ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम भी लॉन्च हो जाता है। ठीक है, उस तरह से एक और इनिशिएटिव है जस्ट ट्रांजिशन फॉर ऑल इनिशिएटिव, जो वर्ल्ड बैंक लेकर के आई है। वैसे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी रिलीज होता है, कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डू रीड इट वंस एंड प्लीज कमेंट बिलो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन से मेजर रिपोर्ट्स निकालता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी। ऑफशोर विंड एनर्जी, सी देखो दो चीज पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स एंड ऑनशोर। ऑफशोर का प्रोज क्या होते हैं ना, ऑफशोर बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, 1 मेगावाट से भी ज्यादा, और इनमें विंड्स जो होते हैं बहुत हाई स्पीड पे स्ट्रॉन्गर होती हैं, लेस इंट्रूसिव होती है, फ्यूअर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। बट ऑनशोर काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्विक इंस्टॉलेशन हो जाती है, लो ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं, और टेक्नोलॉजी जो है वो वियर और टीयर भी कम रहता है। कॉन्स क्या है कि ऑफशोर का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और ऑनशोर का कौन क्या है कि नॉइज पोल्यूशन करते हैं। तो आपको तो पहले डिफरेंस पता चल गई। तो अभी हमारी कैबिनेट ने रिसेंटली वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के थ्रू ये जितने इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है वो आगे इम्प्लीमेंट किया है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। उसके बाद नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कितना ग्रीन रह सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी ये सारी चीजें देखती है। तो वो एक गाइडलाइन लेकर आई है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर, जिसके अंदर बजट आउटले इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ना ही आपके लिए इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी इंपॉर्टेंट है। बस एक आध चीजें देख लेनी है, जैसे इसमें प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी होगी, लेटर ऑफ अवार्ड दिया जाएगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इज दैट कि इंडिया ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर। तो गेल लिमिटेड ने अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है हाइड्रोजन ब्लेंडिंग का, एनटीपीसी ने भी हाइड्रोजन ब्लेंडिंग पर काम किया है, ऑयल लिमिटेड भी इस पर काम कर रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, अलग अलग हाइड्रोजन होते हैं, जैसे कलर के बेसिस पे हमने उसको सबको क्लासिफाई किया है। ब्राउन हाइड्रोजन आपको कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस में मिलेंगी, ग्रे हाइड्रोजन आपको नेचुरल गैस से मिलेगा, ब्लू हाइड्रोजन आपको फॉसिल फ्यूल से मिलेंगी, टर्कोइज हाइड्रोजन मीथेन से, पिंक हाइड्रोजन न्यूक्लियर एनर्जी से, और ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी से। वैसे आपको एक साइड प्रोग्राम ध्यान में रखना है, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। तो एक टर्म्स हमने याद रखने। फिर जियोथर्मल एनर्जी, देखो जियोथर्मल एनर्जी होता क्या है ना, ये एक रिन्यूएबल हीट एनर्जी होती है जो हमारे अर्थ के अंदर स्टोर होती है। अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो अलग अलग लेयर्स होते हैं अर्थ के। ऊपर आपका क्रस्ट दिख जाएगा, फिर आपको मैंटल दिख जाएगा, और फिर सबसे अंदर आपको क्या दिखेगा, कोर दिखेगी, और फिर आपको यहाँ पे मैग्मा भी दिखेगा। मैग्मा काफी हॉट होता है। तो हमारे अंदर जो है वो हीट है अर्थ के अंदर, और उस हीट को रिलीज करके, अगर हम उस हीट से जो एनर्जी रिलीज करके अर्थ पे स्टोर कर ले तो वही जियोथर्मल एनर्जी होगी। ये मोस्टली रेडियो एक्टिव डीके या कंटिन्यूअल हीट लॉस जो अर्थ करती है उससे मिलता है। इसकी एडवांटेज ये है कि ये पॉसिबली लैंड सब्सिडेंस कराता है, पॉसिबल रिलीज, कई बार इसको निकालने के चक्कर में टॉक्सिक केमिकल्स भी रिलीज हो जाते हैं। तो इंडिया कोशिश कर रही है कि हम किसी तरह से जियोथर्मल एनर्जी को टैप कर सकें। उसके लिए हम लोगों ने री आरटीपी प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, माहिर प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस मैप में गो थ्रू दिस मैप वंस, वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया में कहाँ कहाँ जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज हैं। जैसे मनाराम में है, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में है, आपका कोलकाता के साइड भी दिख रहा है। तो डू गो थ्रू विद दिस। फिर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए, कोल गैसिफिकेशन पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल इज ट्राइंग टू लॉन्च अ पाइनियरिंग अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट। कहाँ पे? झारखंड में। तो ये सिमिलर होगा सरफेस कोल गैसिफिकेशन। हमने देखा ही था गैसिफिकेशन में मीथेन, CO2, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है।
और ये वाला इन सीटू होगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोल सीम के अंदर से ही हम कोल गैसिफिकेशन कर लेंगे। तो दिस इज ओनली कोल गैसिफिकेशन प्लांट। बेनिफिट्स क्या होंगे इसके? तो इजी एक्सेस होगा, एनर्जी डेंसिटी भी सही रहेगी। वैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात होती है तो देखो, आपको पता होगा हमारी कैबिनेट एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लेकर आई थी जिसका नाम था नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, और 21 मिनिस्ट्री के अंदर थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर। उसके अंदर अलग अलग चीजें थी, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था, ये था, वो था, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग का मतलब हो जब हम केमिकल फ्री, लो इनपुट और क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग सिस्टम करें विच इज बेस्ड ऑन लाइफ स्टॉक एंड लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, एवरीथिंग इज लोकल, लेस और वी कैन से एलिमिनेशन ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। तो ये जो नेचुरल फार्मिंग है वो कौन से स्टेट्स में? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, गुजरात में। बेनिफिट क्या है? तो एक तो आपका यील्ड भी इंप्रूव्ड होगा, माइक्रोबायोटा जो है वो भी रिजुविनेट हो जाएगी। कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक है बीजामृत, दूसरा है जीवामृत, देन देयर इज मल्चिंग, वापसा एंड प्लांट प्रोटेक्शन। बीजामृत नाम से ही पता चलेगा, बीज आप जानते हो ना, सीड को बीज बोलते हैं हिंदी में। तो वी आर ट्रीटिंग द सीड यूजिंग काउ डंग, यूरिन एंड लाइम बेस्ड फॉर्मुलेशन। जीवामृत इज व्हाट वी आर एक्टिंग एज अ बायोस्टिमुलेंट so that it promotes the activity of microorganism in soil. And then there's mulching. Mulching is very interesting because here we cover the soil surface with the help of crops या फिर straw की मदद से, so that we can conserve the moisture. Moisture release हो गया ना तो आपकी soil अच्छे से उपज नहीं दे पाएगी, yield नहीं दे पाएगी। वाफसा, what is वाफसा? Here we are activating earthworms because earthworm, what are earthworm? They are friends of farmer. Earthworm helps so that it helps in formation of water vapor and condensation. Then plant protection, we'll spray biological concoctions, यानी biologically बने हुए होंगे, so that we will prevent pest, disease, weed. अब pesticide, weedicide हमने देखा ही POP में change हो जाता है। So to stop these things we are using this plant protection. तो अब difference क्या है between organic farming, natural farming? Very famous question. See, organic farming में इनपुट इज ऑफ फार्म परचेज, ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल कंपोनेंट। नेचुरल फार्मिंग में हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते हैं, हम ऑन फार्म ही इनपुट डालते हैं, जैसे देसी काउ से रिलेटेड इनपुट्स डालते हैं। सॉइल करेक्शन की बात की जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में वी नीड सॉइल करेक्शन ताकि हम लोग मिनरल्स वगैरह की मदद से कर सके। बट नेचुरल फार्मिंग में वी यूज वर्मी कंपोस्ट या फिर किसी भी तरह का मिनरल यूजेस नहीं देखा जाएगा। एग्रो प्रैक्टिसेस की बात की जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप देखोगे टिलिंग यूज हो रहा है, कहीं प्लॉ यूज हो रहा है, कुछ कुछ चीजें यूज हो रही है। बट नेचुरल फार्मिंग में वी डोंट यूज एनी ऑफ सच थिंग, वी डिपेंड ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें माइक्रोब्स की मदद लेते हैं हम लोग, जैसे अर्थवॉर्म की। और कॉस्ट की बात की जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एक्सपेंसिव बट नेचुरल फार्मिंग इज वेरी लो कॉस्ट, और आपके साथ साथ लोकल बायोडाइवर्सिटी भी बच के रहेगी। अब कुछ इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट ने ली है नेचुरल फार्मिंग के लिए, जैसे मैनेज इज इंपॉर्टेंट। इट इज नेशनल सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। उसी के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी यूज की गई थी, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्री ऑफ फ्रॉम केमिकल्स रिलीज कर रहे थे। नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम, नथिंग मच टू नो, सर्वेलेंस सिस्टम है तो ऑफ कोर्स एआई का यूज हुआ है बिकॉज एआई इज द टॉक ऑफ द टाउन राइट नाउ। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंस कम करेंगे फार्मर्स की, ताकि उनको पेस्टिसाइड रिटेलर्स पे काम ना करना पड़े। उनको साइंटिफिकली एआई हेल्प करेगा और मशीन लर्निंग हेल्प करेगी, दैट्स इट, इतना इनफ है। फूड वेस्ट इंडेक्स की बात की जाए तो किसने लॉन्च किया? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने। फूड वेस्ट इंडेक्स क्या ट्रैक करेगा? इट विल ट्रैक वेस्टेड एट रिटेल एंड कंज्यूमर हाउस होल्ड लेवल पे, जो हम फूड वेस्ट कर रहे हैं उसको ट्रैक करेगा, क्योंकि ये जो फूड वेस्टेज है ना, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। उसके अलावा और भी कुछ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे पैरा क्रॉपिंग सिस्टम, ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी। ये कुछ टाइम से कम हो रही थी। ये एक रिले मेथड था सोइंग का, जिसमें काफी छोटे ड्यूरेशन में ब्रॉडकास्ट करके स्टैंडिंग क्रॉप उगा लिया जाता था। इसमें ना ये टिलेज, वीडिंग किसी की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो यानी फार्मर का इनकम भी बढ़ रहा था और बहुत कम ड्यूरेशन की भी लग रहा था। तो आप इसमें आप पिक्चर देख सकते हो, दिस इज पैरा क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, ये आपको यूपी, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इनफैक्ट बिहार में भी दिखता है। मूंग बीन वगैरह उगाने के टाइम यूज होता है। सिमिलरली आप लोगों को क्या देखना है, आप लोगों को देखना है ग्रीन मैन्योर, जिसको डेंचा बोलते हैं। ये कहाँ पे स्टार्ट हो गया? तमिलनाडु में। तो क्या किया जाता है, ग्रीन मैन्योरिंग डाली जाती है, जो कि लाइव स्टॉक वगैरह से यूज करके सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए। एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है वो रिवील करेगा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सॉइल फैसिलिटी।
इलीगल सैंड माइनिंग की बात की जाए तो आपको बता दूं कि सैंड सेकंड मोस्ट एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्स है वर्ल्ड का आफ्टर वाटर। सैंड को क्या करते हैं ना, माइन कर लेते हैं रिवर बेड या फ्लड प्लेन से। प्रॉब्लम क्या है माइनिंग में, रिवर बेड वगैरह फ्लड प्लेन जो होते हैं ना, फ्लड से बचाते हैं। अब वहां से आप सैंड ले आओगे तो अल्टीमेटली बहुत इश्यूज हो जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी पे, हाइड्रोलॉजिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर भी। तो इसी के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ले रही है। देन देर इज इको मार्क। आपसे पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ कि इको मार्क रूल 2024 के अंदर क्या बोला गया है, कुछ भी अगर इकोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स के हैं तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS जो है वो मैंडेट करता है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को कि आप इको मार्क दो इस पे, ताकि हमें पता तो चले समथिंग इज इकोलॉजिकली बेटर। वैसे ही इथेनॉल 100 की बात की जाए तो इथेनॉल 100 मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ने लॉन्च किया है। इसके अंदर सिंपली हम लोग क्लीनर और ग्रीनर अल्टरनेटिव ढूंढेंगे गैसोलीन का, गैसोलीन जो कि हम पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं। इथेनॉल 100 का जो ऑक्टेन नंबर है वो काफी हाई है। ऑक्टेन नंबर बेसिकली एफिशिएंसी बताता है फ्यूल की, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल। सिमिलरली रीटैप देखना है हमें। रीटैप जो है वो एक वर्चुअल जॉइंट वर्किंग ग्रुप है इंडिया और यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, बेसिकली क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप से रिलेटेड। दैट्स इट। बायो सीएनजी के बारे में देखना है कि इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 17,000 kg का बायो सीएनजी कॉम्प्रेस नेचुरल जो नेचुरल गैस है वो एवरीडे रिलीज करती है फ्रॉम एशियाज लार्जेस्ट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट फैसिलिटी। दैट्स इट। और ये गोवर्धन इनिशिएटिव, ध्यान रखना आपको, गोवर्धन इनिशिएटिव जो है वो बायो बात करता है। वैसे सल्फर हाइड्रोलिक कैटलिस्ट की बात करते हैं हम लोग, तो ये सुपर हाइड्रोफोबिक वाटर रेपेलेंट कैटलिस्ट रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोडीजल। इसके आगे जो इंपॉर्टेंट मिसलेनियस चीजें वो एक बार आप खुद से रीड कर लेना। नेक्स्ट क्लास में वील स्टार्ट डिजास्टर रेजिलियंस। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।